देखिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 जिसका क्या नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या नाम है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम है। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करते हैं और हर एक लाइन को डिटेल में एक्सप्लेन भी कर देते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि जब हम कभी किसी भी चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आपसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में भी दिए होते हैं, तो आपको उनके आंसर तो आसानी से पता ही चल जाएंगे। बल्कि आपका इस चैप्टर को अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद कहीं से भी अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का यही फ़ायदा होता है, जो कि शायद आपको नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो को देखिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखना है तो इस चैनल पर हमने पीछे 3 चैप्टर के वीडियो अपलोड किया है, आप वो भी देख लीजिए। बाकी हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन द लास्ट चैप्टर, यानी कि पिछले वाले चैप्टर में, वी केम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट टू अस। हम लोगों ने क्या सीखा था कि बहुत सारे कंपाउंड के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस को सीखा था। कंपाउंड होता क्या है? यानी कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को आपस में मिला दिया जाता है तब जाके हमारे कंपाउंड बनते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स। आज हम कुछ और भी कंपाउंड्स के बारे में सीखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके फीचर्स, उनके गुण क्या हैं, उनके बारे में भी सीखेंगे। आल्सो वी विल लर्निंग अबाउट कार्बन। हम लोग कार्बन के बारे में, एलिमेंट और विच इज़ इमेंस सिग्निफिकेंस, और उनके क्या फ़ायदे हैं टू अस, हमारे लिए। बोथ इट्स एलिमेंट फॉर्म, यानी कि वो एलिमेंट यानी अकेले हों या फिर कंबाइंड फॉर्म में हो तो उनके उपयोग क्या हैं, इसके बारे में भी सीखेंगे। जैसे जो हमारा फूड होता है, क्लॉथ्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, बुक्स होती हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट ऑफ कार्बन। वो सब किसकी बनी हुई हैं? सभी कार्बन की ही बनी हुई हैं। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। और जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं जिनमें जान होती है, वो भी सब कार्बन पे आधारित बने हुए हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है, जो क्रस्ट है, एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्विट मेजर, और हमारे एटमॉस्फेयर में भी कार्बन पाया जाता है। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन। यानी जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है उसमें कितने परसेंट कार्बन होता है? 0.02%। इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, और कौन कौन सी फॉर्म में होता है? तो कार्बोनेट की फॉर्म में, हाइड्रोजन की फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, कोल की फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में पाया जाता है। अगर बात करी जाए एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। और किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। इन स्पाइट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल इन द नेचर, यानी कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम परसेंटेज कार्बन पाया जाता है हमारे नेचर में। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस, और इसकी इम्पॉर्टेंस को भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में हम लोग क्या सीखेंगे? वी विल नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज़, कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विच मेक कार्बन सो इम्पॉर्टेंट टू अस। और प्रॉपर्टीज़ जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन के बारे में हमारे लिए। अब हम लोगों को सीखना है कि बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कि जो हमारा कार्बन होता है वो कैसे बॉन्ड बनाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले वाले अध्याय में, वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पीछे सीखा था। वी सा दैट आयनिक कंपाउंड, हम लोगों ने देखा था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे हमारे सोडियम और क्लोराइड, ये सब क्या है? ये आयनिक कंपाउंड होते थे, सोडियम क्लोराइड। क्योंकि जो इसमें Na होता है उस पर प्लस का चार्ज होता है और क्लोरीन क्या होता है? नेगेटिव का चार्ज होता है। तो ऐसे कंपाउंड को ही क्या बोला जाता था? ये सब हमारे आयनिक कंपाउंड हैं। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था? इनका बहुत
हाई होता था और ये क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते थे इन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में, इन मोल्टेन स्टेट। और उनकी स्टेट कैसी होनी चाहिए, मोल्टेन, यानी कि पानी में के घुले हुए होने चाहिए। वी आल्सो सा द, हम लोगों ने ये भी देखा था, क्या देखा था, द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होते थे, एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब कार्बन कंपाउंड। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। एज वी हैव सीन इन द चैप्टर 2, जैसा कि हम चैप्टर 2 में देखे थे, फ्रॉम द डेटा गिवन इन द टेबल 4.1, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड, अगर हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तब, तो इनका क्या है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू द आयनिक कंपाउंड। यानी कि अगर आयनिक कंपाउंड से तुलना करें और कार्बन कंपाउंड की तुलना करें, तो जो कार्बन कंपाउंड होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आयनिक कंपाउंड की तुलना में बहुत कम होते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग। इससे क्या होगा, यानी कि देखिए जो कंपाउंड होते हैं वो आपस में कैसे बंधे हुए होते हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके अंदर, क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक होगी, किसमें, कार्बन कंपाउंड में। सिंस दीज कंपाउंड आर वेरी लार्ज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें ये क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। वी कैन कंक्लूड दैट बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू आयंस, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनमें आयंस नहीं होते हैं, क्योंकि जिनमें आयंस होंगे उसमें ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिए, लेकिन कार्बन कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इन क्लास 9th, हम लोगों ने क्लास 9th में सीखा था, वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट। किसके बारे में सीखा था, कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में एलिमेंट के। एंड हाउ इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये भी सीखा था कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या होते हैं, सारी चीज़ें आगे बताएंगे, बस आप पढ़ते रहिए। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में देखते हैं कार्बन की। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको अगर 20 एलिमेंट अभी तक भी नहीं याद है तो एक बार ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार मैं बताता हूं कि आपको 20 एलिमेंट आने ज़रूर चाहिए क्लास 10th में अगर आप हैं तो, शुरुआत के 20 एलिमेंट। तो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किसकी देखने जा रहे हैं, कार्बन की। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 कैसे होता है, तो जो कार्बन किस नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, यानी कि 6 नंबर पे आता है कार्बन, तो यानी कि इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होता है। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल ऑफ कार्बन, तो आप अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें कार्बन का, यानी कि जो इसके कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉन्स को वेरियस सेल में रखा जाए, तो सबसे पहले बीच में क्या होता है, ये है हमारा न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या होती हैं, सेल होती हैं, क्या होती हैं, सेल होती हैं। ये सेल हो जाने के बाद पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम पहले में हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2। उसके बाद हमेशा कितने कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप बताइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा कार्बन है किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, तो यानी कि इसके पास जिसका जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, उतने ही प्रोटॉन भी होंगे और उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यानी कि अगर ये एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6 ही होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद लिखा है कि व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सेल ऑफ कार्बन, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी कार्बन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके बाद 8 होते हैं, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी बताया 6 हैं, कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है।
तो पहले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए कि बचे कितने, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने बचे, यानी कि यहाँ पर इसके बाद कितने बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहाँ पर कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो यानी कि सॉरी, यहाँ पर कितने बचे, पहले में 2 हो गए तो दूसरे में कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यानी कि इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। जो ये बाहर होते हैं इन्हीं को लोग हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बाहर रह जाते हैं। तो आपको क्लियर मालूम होना चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कार्बन की कभी भी पूछा जाए, कार्बन की आपसे क्या पूछा जाए, कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2,4 लिखेंगे। ये हमारी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। वी नोट दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन इन देयर टेंडेंसी, यानी कि जो इलेक्टिविटी ऑफ मेटल होती है वो टेंडेंसी के बेस पे होती है टू अटेन कम्प्लीटली फिल्ड आउटर सेल। यानी कि हर कोई एलिमेंट क्या चाहता है कि इसकी जो आउटर सेल है, ये आउटर, वो क्या रहे, फिल्ड रहे। हम जानते हैं कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके बाद 8 होते हैं। तो क्या चाहता है कि यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ कितने होने चाहिए, 8। ये कंप्लीट कर ले, या तो किसी से 4 ले ले या फिर इसको छोड़ दे। तो ये चीज़ होता है। दिस इज़ अटेन नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन, यानी कि सब कोई क्या चाहता है कि नोबल गैस की तरह कन्फिग्रेशन चाहता है। इन नोबल गैसेस क्या होती हैं, नोबल गैसेस जो होती हैं वो कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं वो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। ये नोबल गैसेस क्या होती हैं, नोबल गैसेस जो होती हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। क्यों, क्योंकि जो उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में वो हमेशा ये सब फिल रहते हैं। तो जिनके फिल रहते हैं वो कभी भी रिएक्शन नहीं करती हैं। नोबल गैसेस के एग्जांपल भी आपको मालूम होंगे कि जैसे आर्गन गैस हो गई, जेनॉन गैस हो गई, ये सब तुम्हारी क्या होती हैं, ये सब तुम्हारी होती हैं नॉन रिएक्टिव गैस। इनकी आउटर मोस्ट सेल हमेशा कंप्लीट रहती है। तो हर एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैसेस की तरह बन जाए। उसके बाद लिखा है एलिमेंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड अचीव द आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट्स जो आयनिक कंपाउंड बनते थे वो कैसे बनते थे, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते थे या फिर गेन करते थे इन आउटर मोस्ट सेल में। इन केस ऑफ कार्बन, लेकिन जो कार्बन होता है इसमें बाहर कितने इलेक्ट्रॉन अभी हम लोगों ने देखा था, 4 होते हैं। इट नीड्स आउटर मोस्ट सेल, यानी कि बाहर वाली सेल में। एंड इट नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन। वो क्या करना चाहता है, वो एक काम कर सकता है कि हम लोगों ने अभी देखा कि जो कार्बन की स्ट्रक्चर है कुछ तरीके की, इस तरीके की है। यानी कि पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पहले में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद 4 आउटर मोस्ट सेल। ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इनको क्या बोलते हैं, ये सब सेल हैं। और सेल के अंदर रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। पहले में 2 हो सकते, 2 रख दिया, फिर 4 बचे। तो यानी इससे बाहर कितने आउटर मोस्ट हैं, 4 हैं। होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने चाहिए। तो क्या कर सकता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 हो जाएंगे, या फिर इसको छोड़ दे, लीव कर दे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तब भी फिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यानी कि क्या कर सकता है, इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन के केस में इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। नीड्स टू गेन आर लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर ले, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे टू अटेन नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन, यानी कि नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन लेने के लिए। इफ़ इट वर टू गेन लूज इलेक्ट्रॉन, अगर ये गेन करेगा या लूज करेगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। लिखा है अगर ये गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, क्योंकि दोस्तों जो कार्बन के केस में ये 4 इलेक्ट्रॉन ना ले सकता है ना लूज कर सकता है। इसके पीछे कारण क्या है, चलिए बताते हैं। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बना लेगा, कार्बन 4 एनायन, क्योंकि जब लेता है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आता है, तो यानी कार्बन एनायन बना लेगा। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा
फॉर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन है? ये हमारा न्यूक्लियस है। इसके लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन हैं? इसके अंदर होते हैं 6 प्रोटॉन। टू होल्ड एंड 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर ये 4 और ले लेगा तो 4 4 8 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं? न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो सबको कंट्रोल करता है। यहाँ पे 6 ही प्रोटॉन रह गए और बाहर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर होल्ड नहीं कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते हैं? होल्ड नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ द 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहर क्या हो जाते हैं? 4 4। तो ये यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन नहीं कर सकता। तो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद लिखा है अगर ये क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे भैया, तो क्या कर सकता है? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता, जब लूज़ करते हैं तो कार्बन पे कैसा चार्ज आता है? किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव आता है, तो C4 कटायन बना लेता है। बट इट वुड बी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 हो तो लूज़ कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि नहीं कर सकता। 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड अ कार्बन, और लीव नहीं कर सकता। 6 प्रोटॉन, क्योंकि इसके 6 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, होल्डिंग ऑन जो जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। तो आपको याद कर लेना है कि ले क्यों नहीं सकता 4 इलेक्ट्रॉन और छोड़ क्यों नहीं सकता। छोड़ने में ये है कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन, जो 6 प्रोटॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर पाएंगे। और एक दूसरा रीज़न है कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आपको दोनों रीज़न क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा है जो कार्बन होता है ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी क्या करेगा? ये जो बाहर 4 इलेक्ट्रॉन थे उनको क्या करेगा? शेयर कर लेगा विद अदर एटम ऑफ कार्बन, दूसरे कार्बन के एटम के साथ, और विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। हो सकता है कार्बन के साथ ही शेयर कर ले या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करेगा। तो क्या करेगा? अब शेयर करेगा। नॉट जस्ट कार्बन, सिर्फ कार्बन ही नहीं, बट मैनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। सिर्फ कार्बन ही नहीं, और भी कई सारे एलिमेंट होते हैं जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कार्बन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर करेगा। इन दिस मैनर, इस तरीके से, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट सेल। और इलेक्ट्रॉन कहाँ के शेयर होंगे? हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ के शेयर होंगे? आउटर मोस्ट सेल के होंगे। कहाँ के होंगे? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ऑन बोथ द एटम, यानी कि दोनों एटम में, एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग नोबल गैसेस। और जिनके बीच में शेयरिंग होंगी वो दोनों क्या बन जाएंगे? नोबल गैस कन्फिग्रेशन बन जाएंगे। कौन से बन जाएंगे? नोबल गैस कन्फिग्रेशन बन जाएंगे। नोबल गैस कन्फिग्रेशन बन जाएंगे। बिफोर गोइंग टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन कंपाउंड से पहले जानने के लिए, लेट अस लुक द सम एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए हम कुछ मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि, और उसमें क्या दिखाएंगे? शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जाएगा। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म इन दिस मैनर, यानी कि जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल बनेगा इस तरीके से, इज दैट हाइड्रोजन। वो क्या है? सबसे पहले हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया जा रहा है। एज यू हैव लर्नड अर्लियर, जिसके बारे में आप पहले भी सीख चुके हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा? 1 होता है। ठीक है। हेंस हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 होगा। इन इट्स के सेल, सेल किसको बोलते हैं? सारी चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी। यानी कि ये जैसे हमारा स्ट्रक्चर बनता है, तो ये जो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ये सब हमारी सेल ही तो हैं। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है बीच में, और ये सब हमारी सेल है। पहली सेल का क्या नाम होता है? इसको के सेल बोलते हैं, एल सेल, एम सेल, ये सब सेल ही तो हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। पहले ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा? पहली ही सेल में हो जाएगा। पहली ही सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। हेंस हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन के सेल, यानी कि जो हाइड्रोजन है ये पहले सेल में एक इलेक्ट्रॉन रख देगा।
सो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी कि जो H2 है, ये जो हमारा H2 लिखा जाता है, ये कैसे बनता होगा, तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि इसको H2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या होगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जैसे 2 हाइड्रोजन अगर हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ये शेयर कर लेंगे और हमारा H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये बॉन्ड जो है कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे और हमारा H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दिस अलाउज इस हाइड्रोजन एटम टू अटेन, और इससे क्या होता है, नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं। ये देखिए बात वही लिखी हुई है। और ये दोनों हाइड्रोजन क्या कर लेते हैं, नियरेस्ट नोबल गैसेस को अटेन कर लेते हैं, जो कि ये किसका है, हीलियम का है। ये देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, और दोनों ने इस तरीके से शेयर कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इनको दे दिया, ये इनको ले लिया, ये दोनों हमारा बन गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और इन्हीं को जो इलेक्ट्रॉन को शेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन केयर शेल, वी कैन डिपिक्ट द यूजिंग डॉट्स और क्रॉसेस। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे डॉट होते हैं, क्रॉस होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को हम दोनों चीज़ से दिखा सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ डॉट लगा सकते हैं या फिर हम क्रॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो हमारे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट सिंगल कोवेलेंट। तो हमने ये चीज़ बता दिया कि यहाँ पे डॉट्स या क्रॉस दोनों लगा सकते हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। देखिए यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लाइन 2 एटम, यानी कि हम सिंगल बॉन्ड को किस तरीके से दिखा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड से दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, अब उसके बाद हम लोग किसके स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, क्लोरीन की बनाने जा रहे हैं। तो क्लोरीन किस नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 17 ही होगा। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एंड इट्स वैलेंसी, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, तो क्लोरीन फॉर्म्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये क्या बनाता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, Cl2 बनाता है। कैन यू ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, क्या आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी डिपिक्टेड, यानी कि हमें वैलेंस सबसे पहले पता लगाना होता है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्लोरीन की स्ट्रक्चर नहीं बनाई गई है, तो चलिए हम आपको बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्लोरीन की कैसे स्ट्रक्चर बनेगी। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए क्लोरीन, ये हमारा क्लोरीन है और हमें बनाना क्या है, ये हमें बनाना है। सबसे पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो सबसे पहले आता है किस नंबर पर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम पहले सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 हो जाएंगे, फिर लास्ट में कितने बचे, से, यानी कि इसकी जो वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट सेल जिसको बोलते हैं, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो इसकी क्या हो जाता, अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और ये नोबल गैसेस को अटेन कर लेगा। चलिए देखते हैं कैसे आप रिएक्शन करवाएंगे। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद हो गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये इधर भी क्लोरीन हो जाएगा। ये भी क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे और क्या बना लेंगे, Cl2 बना लेंगे, क्योंकि दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो इस तरीके से हमारा शेयरिंग हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे।
अब उसके बाद बात आ जाती है ऑक्सीजन की। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन केस की बात करी जाए तो वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि हम क्या देखते हैं इसमें दो दो बॉन्ड बनते हैं बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम, यानी कि जब ऑक्सीजन गैस बनेगी तो उसमें दो दो एटम का शेयरिंग होती है। दिस इज़ बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन एल सेल, क्योंकि इनकी जो बाहरी सेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं 6, तो कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। एंड इट रिक्वायर्स 2, और उसे 2 की ज़रूरत होती है। मोर इलेक्ट्रॉन्स टू बी कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट किसको बोलते हैं, जो हमारी सेल होती है उनको ही ऑक्टेट बोला जाता है। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए क्या करते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ। टू गिव अस स्ट्रक्चर सोन इन द फिगर 4.3, जो कि आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर 4.3 में दिखाई गई है। द 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाई ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाती है। दिस इज सेड टू बी द कॉन्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, और ये डबल बॉन्ड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए बता देते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनी है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो किस नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर बताइए। इसीलिए कहते हैं कि एलिमेंट के नाम आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। तो सबसे पहले होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, और दूसरे में कितने बचे, एल सेल में इसके बचे 6, यानी कि यही इसकी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ही। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में देखिए यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर है 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, यानी कि ये शेयर इनको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो दो क्या कर लेते हैं आपस में शेयर कर लेते हैं, और अब इनके भी 8 हो जाएंगे, इनके भी 8 हो जाएंगे, और हमारा 8 मॉलिक्यूल बन जाएगा। दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, इसलिए को हम डबल बॉन्ड से इस तरीके से दिखाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कैन यू नाउ डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसके बाद क्या आप पता लगा सकते हैं कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O वो कैसे पिक्चर बनाएगा। एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम, और जो H2O होता है वो कैसे शेयरिंग करेगा। एटम्स डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड, क्या उस वाली वाटर के केस में या डबल बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा। चलिए उसको हम समझा देते हैं। देखिए पहले वाटर का मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है, इस तरीके के स्ट्रक्चर होती कि नहीं होती है, ये O है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन किस नंबर पे आता है, सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है 8, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए, और ऑक्सीजन का भी हम लोगों ने देखा कि इसको आउटर मोस्ट सेल में कितने, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-6 होती है, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब की बार अलग अलग एटम है, इसलिए जो इसके इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से दिखा सकते हैं, ये डॉट से दिखा दिया। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इस तरीके से, और हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी। तो यानी सिंगल बॉन्ड ही बना। अभी ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए डबल बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड, तो कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड ही बनता है, सिंगल बॉन्ड बन गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है कॉपी में तो बना लीजिए। अब उसके बाद हम लोगों को देखना है व्हाट वुड हैपन इन द ईज ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन केस में क्या होता है, नाइट्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 नंबर होता है। व्हाट वुड बी द इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे,
नाइट्रोजन किस नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। जो हमारा नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर है 7। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो पहले में हो जाएंगे 2, इसको हो जाएंगे 5, यानी इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपको आउटर मोस्ट सेल को देखना है, ये आउटर मोस्ट सेल कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम लोगों को देखना है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बता दिया। इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट, यानी कि ईच ए नाइट्रोजन एटम इन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। दिस इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, जिसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, इट्स ट्रिपल बॉन्ड कैन बी डिपिक्टेड इन, जो कि आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई गई है। चलिए समझा देते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 7 था, बाहर इसके आउटर मोस्ट सेल में पहले में 2, उसके बाद 5 हो गया था, तो यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नाइट्रोजन एटम है इसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो इस तरीके से देखिए ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अब उसके बाद हम लोगों को सीखना है कि ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अमोनिया के बारे में इसका फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। कैन यू ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या आप इसकी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं? फॉर दिस मॉलिक्यूल सो हाउ ऑल 4 एटम्स अचीव नोबल गैसेस, और ये जो 4 एटम है ना, यानी कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन 3 है, विल द मॉलिक्यूल हैव सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, क्या इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा? इसको भी बताते हैं। चलिए इसकी स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखा देते हैं। हम जानते हैं हमने अभी देखा कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? यहाँ पर 3 है। कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। सॉरी, ये हमने इसके एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब हम बना देते हैं कि नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए थे ना, तो क्या करेगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट के, हम दिखा देते हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट से दिखा दिया हमने, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना इसके साथ शेयर कर लेगा, ये जो है इसके साथ शेयर कर लेगा, ये कुछ इस तरीके से शेयर कर लेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा? इसको चाहिए थे 3, तो ये क्या करेगा? सबके जो है ये कुछ ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये है अमोनिया के स्ट्रक्चर। ये भी आपको कॉपी में बना लेना है। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस नाउ टुक द लुक एट द मीथेन। अब चलिए हम किसकी बात करते हैं? मीथेन की बात करते हैं। विच इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, जो कि एक मीथेन का फार्मूला क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए, CH4। क्या होता है? इसको हम नेचुरल गैस भी बोलते हैं। ये हमारा है मीथेन। विच इज़ कंपाउंड ऑफ कार्बन, ये भी एक कार्बन है कि नहीं? मीथेन इज़ वाइडली यूज टू फ्यूल, यानी कि हम मिथेल का यूज़ कैसे करते हैं? ये फ्यूल के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस में जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड, एक ये साधारण सा कंपाउंड है। फार्माई कंपाउंड, जो कार्बन से बनता है। मीथेन गैस का फार्मूला क्या है? ये देखिए लिखा हुआ भी है कि हमारा फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। हाइड्रोजन एज यू नो, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 आउटर मोस्ट सेल में होता है। कार्बन इज़ अ टेट्रावैलेंट, कार्बन को क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट बोला जाता है। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन, और इसी तौर पर इसको
नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन विथ 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए कार्बन क्या कर देता है, नोबल गैसेस को अटेन करने के लिए 4 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, जो कि आपको फिगर 4.5 में नीचे दिखाया गया है। चलिए लिखा है सच बॉन्ड विच आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके के जो बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करें बिटवीन द एटम्स, 2 एटम के बीच में, इन्हें क्या बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपको कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनीशन याद कर लेनी है, ये कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनीशन याद कर लेनी है। कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस आर वीक। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ होते हैं आर वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन अगर हमारा एक एटम है, तो ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो ये जिस फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बन रहे हैं उनको बोलते हैं। दिस गिव राइज टू द लो मेल्टिंग पॉइंट, इसी वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी कम होता है। ये देखिए मीथेन की स्ट्रक्चर बनी हुई है कि कार्बन कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर पेयर्ड एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो है, सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर पेयर्ड एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल्स, इनमें कोई चार्ज तो होता नहीं है, इसीलिए ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हम ऐसा लगता है कि आपको यहाँ तक अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के बारे में। एलोट्रॉप की हिंदी होती है अपर रूप। क्या होता है, अपर रूप होता है। इसका मतलब ये होता है कि कार्बन जो है कई सारे रूपों में पाया जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। द एलिमेंट ऑफ कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर, यानी कि जो हमारा कार्बन है वो कई सारे अलग अलग रूपों में पाया जाता है। वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं। जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब कैसे बनते हैं, कार्बन एटम के ही एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन के अपर रूप हैं, ठीक है। बट द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू द अनदर एटम, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है डायमंड और ग्रेफाइट के। तो डायमंड क्या है, ईच कार्बन एटम इज़ 4 कार्बन अदर एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखिए आपको डायमंड के बारे में कुछ बातें याद कर लेना है। इसमें जो एक कार्बन होता है, जो डायमंड के स्ट्रक्चर है, उसमें एक कार्बन कितने से अटैच्ड होता है, 4 कार्बन के साथ। एक कार्बन कितने, 4 कार्बन के साथ। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है डायमंड की, 3 डायमेंशनल होती है। कैसी होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। उसी तरीके से अगर ग्रेफाइट की बात करी जाए तो इसमें एक कार्बन कितने से, 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, इन सेम प्लेन और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है। वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल बॉन्ड, इसमें से एक जो बॉन्ड है वो डबल है, एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइज। ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो हेक्सागोनल एरेज की तरह बनती है, जो कि आप देख सकते हैं। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ये हमारी स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की है, ये हमारी ग्रेफाइट की है, और ये भी एक कार्बन का ही एलोट्रॉप्स आता है, जिसको क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन, जिसकी खोज फुलर ने करी थी। बकमिंस्टर फुलर ने करी थी और अपना नाम पे इसका नाम रख दिया था। ये सब क्या हैं, कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं। तो कभी पूछा जाए कि बताइए कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन है, तो आपको बताना होगा डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलर। उसके बाद पढ़ना है दीज 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन इनकी जो डायमंड और ग्रेफाइट है, इनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेम, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो अलग हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं।
डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एज, वाइल ग्रेफाइट इज़ द स्मूथ एंड स्लिपरी। जो डायमंड होता है ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ग्रेफाइट क्या है, सबसे स्मूथ और स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट है उसमें काफ़ी अच्छी सुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का। और वहीं पे नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। डायमंड क्या है, कैन बी सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू अ वेरी हाई प्रेशर टेम्परेचर, यानी कि काफ़ी प्रेशर पे बनता है। दिस सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इंस्टिंक्टिव फॉर नेचुरल डायमंड। फुलरीन्स के बारे में लिखा है कि फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड्स। द फर्स्ट वन आइडेंटिफाइज C60, सबसे पहले C60 को खोज करा गया था। विच हैज़ ए कार्बन एटम अरेंज इन शेप ऑफ फुटबॉल, ये किस शेप का है, फुटबॉल के शेप का होता है। सिंस दिस लुक द लाइक जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, चलिए इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी अगला पार्ट जल्दी ही मिलेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी तरीके से क्लियर करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका इसी तरह से सपोर्ट बना रहे हमारे ऊपर।